एक छोटे से आइलैंड पर रात के 11 बजे बीचों बीच खड़ी थी एक लड़की। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके पूरे खुले बाल हवा में कमर तक लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर जगह जगह पर चोट के निशान थे। कुछ खून की बूंदें थी जो शायद सूख चुकी थी। वो लड़की वहाँ खड़ी होकर सिगरेट के कश लिए जा रही थी। उसका चेहरा काफी अट्रैक्टिव था। आंखें सिल्वर कलर की थी। उन आंखों में बेइम्तिहान नफरत झलक रही थी। उसके आसपास हर जगह बस आग ही आग फैली हुई थी और उस आग में बहुत सारे लोग जल रहे थे। वहीं एक आदमी किसी चीज के सहारे दीवार पर लटका हुआ जल रहा था। वो लड़की उस आदमी को जलते हुए बड़े सुकून से देख रही थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसकी वो सिल्वर कलर की आंखें इस वक्त पूरी लाल हो चुकी थी। उनमें बहुत से राज थे। तभी आसमान से 2-3 चॉपर्स की आवाज आने लगी। उन चॉपर्स की वजह से उस लड़की के बाल हवा में उड़ने लगे। वहीं आग की लपटें भी और बढ़ने लगी। तभी एक चॉपर में से एक लड़की रस्सी से नीचे आई और उस सिल्वर कलर वाली आंखों वाली लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। चॉपर से उतरी लड़की ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का टॉप, उसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट, ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज पहन रखी थी। वो इस वक्त थोड़ी नहीं बल्कि बहुत डरी हुई थी। नीचे खड़ी लड़की के लिए उसकी आंखों में चिंता साफ देखी जा सकती थी। तभी उसके पीछे 2 और बहुत ही हैंडसम लड़के आए। ये लड़के बहुत खतरनाक भी थे। उनमें से एक ने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और दूसरे वाले ने व्हाइट कलर की। तभी चॉपर से उतरी लड़की ने अपने चारों तरफ देखा और पहले वाली लड़की के पास आकर बोली, मैम सब खत्म हो गया। पहले वाली लड़की की सिगरेट लगभग खत्म हो गई थी। फिर उसने उसे बिना देखे कहा, नहीं अभी तो बस शुरुआत हुई है। ये सुनकर दूसरी वाली लड़की ने पहले वाली लड़की की आंखों में देखा। वो एक पल के लिए डर गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आसपास की आग को देखकर और पहले वाली लड़की की शक्ल देखकर वो चुप ही रही। वहीं वो 2 लड़के चुपचाप पहली वाली लड़की के पीछे ही खड़े हुए थे। उनके चेहरे अब भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थे। वो दोनों इस वक्त बस एक दूसरे की शक्ल ही देख सकते थे। वो भी इस वक्त हालात के मुताबिक ही चुप रहे। दूसरी लड़की ने आग की तरफ देखकर कहा, मैम अब हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। फिर उसने अपने मन में कहा, नहीं तो मेरा कबाब यहीं बन जाएगा। इन्हें तो कुछ फर्क पड़ने से रहा, क्या इन्हें गर्मी महसूस नहीं होती? तभी उस लड़के ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसके पीछे ही बाकी तीनों भी चल दिए। लटक रही उसी रस्सी के सहारे वो उस चॉपर में चढ़े। पहली वाली लड़की ने गेट के पास खड़े होकर अपनी जैकेट उतारी जिसमें बहुत सारे बम लगे हुए थे। उसने उस जैकेट को उसी आग के पास फेंक दिया, पर अभी तक आग वहां नहीं पहुंची थी। जैकेट उतारने के बाद उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान दिख रहे थे। उसकी टी शर्ट भी जगह जगह से फटी हुई थी। उसके एक कंधे पर एक गोली खाने जैसा निशान भी था। पेट के पास उसने कपड़ा बांधा हुआ था ताकि खून रुक सके। ये नजारा देखकर दूसरी लड़की जो ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी, उसकी आंखें नम हो गई। बाकी दोनों लड़के भी बहुत चक्के रह गए। जिसने उन सबको एक नई जिंदगी दी थी, वो उसकी ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे। तभी उस घायल लड़की ने अपनी उंगली से इशारा किया और वो चॉपर वहाँ से जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक बटन निकाला और उस आइलैंड को देखने लगी जो आधे से ज्यादा आग की लपटों में था। उसने उस बटन को दबा दिया और वो छोटा सा आइलैंड एक झटके में वहीं खत्म हो गया। उस आइलैंड के पास सिर्फ पानी ही पानी था। वो उसे तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वहीं जितने भी लोग उस चॉपर में थे वो ये सारा नजारा देख रहे थे। उसी वक्त उस घायल लड़की की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी तीनों जोर से चिल्लाए, मैम! दूसरी तरफ कश्मीर में कई ऑफिसर्स एक खाली ग्राउंड में इकट्ठा थे। सबने अपने हाथों में अपनी अपनी गन्स पकड़ी हुई थी। माहौल काफी तनाव भरा था। एक ऑफिसर बाकी सभी ऑफिसर्स को कुछ समझा रहा था और वो सब उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें किसी के आने का बेसब्री से इंतजार था, इसलिए सब थोड़े नर्वस भी दिखाई दे रहे थे। एकदम से वहाँ एक सायरन बजने लगा। सब पूरी तरह से अलर्ट होकर खड़े हो गए। शायद उन्हें इस सायरन के बजने का मतलब पता था। उन्हीं के बीच से एक 28 से 29 साल का नौजवान चलते हुए आ रहा था। उस शख्स के साथ
ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर भी थे। खास बात तो ये थी कि उस नौजवान के चेहरे पर नकाब था, सिर्फ उसकी तेज तरार आंखें ही नजर आ रही थी। वो नौजवान चलते हुए सबके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें एक बार सबके ऊपर घुमाई। उस शख्स का ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था। उसकी नजरें ही सामने वाले को अपनी घुटनों के बल लाने के लिए काफी थी। उस शख्स को वहाँ देखकर कुछ ऑफिसर्स के माथे पर पसीने आ गए थे। जो ऑफिसर्स बाकी सभी को कुछ समझा रहा था, उसने पहले डरते हुए उस शख्स की तरफ देखा और फिर बाकी सभी ऑफिसर्स को देखकर तेज आवाज में बोला, आप सभी के सामने जनरल चीफ मौजूद हैं। आप सभी हमारे बहादुर और जाबाज ऑफिसर्स हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और इसलिए आप सभी आज जनरल चीफ के सामने मौजूद हैं। सभी ऑफिसर्स के चेहरे पर एक प्राउड सी मुस्कान आ गई। उस शख्स ने फिर सभी ऑफिसर्स को कुछ बातें समझाई। कुछ देर बाद उन सभी को वहाँ से भेज दिया गया। अब वहाँ पर सिर्फ ब्रिगेडियर सर, कर्नल सर और वो शख्स ही था। ब्रिगेडियर सर मुस्कुराकर उस शख्स से बोले, हमें खुशी है कि आप अपने देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आप यहाँ से जा रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी सिखाई गई बातों पर खरे उतरें। उस शख्स ने बस हाँ में सर हिला दिया और ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर से हाथ मिलाकर वहाँ से जाने लगा। ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक फर्क नजर आ रहा था और दिलों के अंदर एक नया जज्बा। वहीं सुबह के 8 बजे कहीं दूर मनाली में एक बड़े से घर में बहुत चहल पहल थी। उस घर में बहुत सी तैयारियां हो रही थी। उसी घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठी एक बूढ़ी औरत डांट डांट कर किसी को ऑर्डर दे रही थी। पता नहीं कहाँ मर गए सब, अभी कितना सारा काम बाकी है। बस मेरा पोता आता ही होगा, लेकिन अभी तक उसके मनपसंद लड्डू भी तैयार नहीं हुए। इनसे मिलिए, ये है हमारे हीरो की दादी, जिनका नाम है कल्याणी सिंघानिया। ये बेशक बूढ़ी है, लेकिन लगती बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत तंदुरुस्त है। अरे भाई, आखिर हो भी क्यों ना, इनकी जानी दुश्मन इनका ख्याल जितना रखती है, इनसे चुप बिल्कुल भी आ नहीं जाता। इन्हें इस उम्र में किसी बात की चिंता है तो वो है अपने बड़े पोते के बच्चों को खिलाने की, पर वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी कल्याणी जी के पास एक अधेड़ उम्र के आदमी आए। वो टेबल से अखबार उठाते हुए बोले, ओफो माँ, सब काम हो जाएगा, आप क्यों खामखा टेंशन ले रही हो। इनसे मिलिए, ये है हमारे हीरो के डैड, यश सिंघानिया। इनका खुद का एक बिजनेस है जो देश के साथ साथ दूर विदेशों में भी फैला हुआ है। ये चाहते हैं कि इनका बेटा इनके बिजनेस को संभाल ले, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने देश की सेवा करनी है। ये कभी नहीं चाहते थे कि इनका बड़ा बेटा सोल्जर बने, पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन हमारे हीरो तो अपने दादाजी के जैसे बनना चाहते थे। इनके दादाजी एक रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं, जो फिलहाल अपनी पुश्तैनी हवेली में रहते हैं। कल्याणी जी मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरे पोते की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। यश कुछ नहीं कहते, तभी अंदर से एक आवाज आई, हाँ ब्यूटी क्वीन, डैड सही कह रहे हैं, सब वक्त पर हो जाएगा। अब बेकार में स्ट्रेस मत लो, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। फिर आपके हैंडसम किंग हमें छोड़ेंगे नहीं और ऊपर से कहेंगे कि हमने उनकी क्वीन का ख्याल नहीं रखा। तभी कल्याणी जी और यश वहाँ देखते हैं जहाँ पर एक क्यूट सी लड़की खड़ी थी। उसने इस टाइम शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसकी आंखों का कलर ब्राउन था और उस पर मोटा चश्मा भी चढ़ा हुआ था। वो करीब 20 साल की थी। ये है सिंघानिया फैमिली की इकलौती लड़की, जिसका नाम संजना सिंघानिया है। इसे सब प्यार से संजू बुलाते हैं। वो यश जी के पास आकर बैठ गई। तभी यश मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, उठ गई मेरी गुड़िया। संजू बोली, हाँ डैड, और उनके गले लग गई। तभी कल्याणी जी उसे ताना मारते हुए बोली, हाँ गुड़िया, बड़ी जल्दी उठ गई हो आप। वैसे आपने क्यों तकलीफ की, हम सभी ऊपर आ जाते। ये सुनते ही संजू उनके पास आकर बोलती है, लगता है मेरी ब्यूटी क्वीन आज नाराज है मुझसे। लेकिन क्यों? वो अपने कंधे से उनके कंधे को झटका देते हुए बोली। तो कल्याणी जी बोली, हट पागल, जा देख कर आ मेरी जानी दुश्मन कहाँ है, और अभी तक मेरे पोते के मनपसंद लड्डू बने या नहीं बने। फिर अचानक ही वो यश जी की तरफ देखकर बोली, और वो रोहन कहाँ गायब हो गया सुबह सुबह, पक्का कहीं क्रिकेट खेल रहा होगा।
हमारा इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी ये जनाब तो क्रिकेटर ही बने हुए हैं। यश जी चाय पी रहे थे। अचानक उनके मुंह से चाय बाहर आ गई। उन्होंने खांसते हुए कहा, माँ, उसे जो करना है करने दीजिए ना। कितनी मेहनत की है उसने। एक दिन वो इंटरनेशनल क्रिकेटर जरूर बनेगा। जब तक उसे आराम करना है उसे करने दीजिए ना। उन्होंने ये बात बहुत प्राउडली कहा। ये सुनते ही कल्याणी जी ने यश को एक फीकी सी मुस्कुराहट देकर कहा, अच्छा, मेरा लाडला भी तो अपनी देश के लिए जान तक देने को तैयार है। वो भी तो दिन रात बस देश की सेवा ही करता है। उसके लिए तो तुम कभी ऐसा नहीं कहते। ये बोलते हुए उन्होंने मुंह बना लिया जैसे वो यश से बहुत नाराज हो। पर जैसे ही यश ने ये बात सुनी, उनका चेहरा एकदम डार्क हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। संजू ने वहाँ का माहौल बिगड़ते हुए देखा तो उसने सामने देखते हुए कहा, लो ब्यूटी क्वीन, आपकी दुश्मन आ गई। तभी उन सब ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से एक औरत नीली रंग की बनारसी साड़ी पहने, गले में मंगलसूत्र और माथे पर गोल बिंदी लगाए, दोनों हाथों में चूड़ियाँ और हाथ में पूजा की थाल लिए अंदर आ रही थी। ये यश जी की पत्नी मालिनी यश सिंघानिया और कल्याणी जी की जानी दुश्मन है। वैसे तो ये एक दूसरे को अपना दुश्मन समझती हैं, लेकिन इन दोनों में प्यार भी बहुत ज्यादा है। वो भी एकदम माँ बेटी जैसा प्यार, पर हमेशा तकरार भी चलती ही रहती है। मालिनी ने सबसे पहले आकर कल्याणी जी का आशीर्वाद लिया और फिर यश जी और संजू को प्रसाद देने लगी। तभी कल्याणी जी उन्हें ताना मारते हुए बोली, आशीर्वाद तो मुझसे लेने आती है और प्रसाद मुझे छोड़कर बाकी सबको देती है। ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी मालिनी एकदम से उनके सामने आई और उन्हें घूर कर देखने लगी, जिससे कल्याणी जी एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, अरे मालिनी, मुझे ऐसे डरा क्यों रही हो? कहीं मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? क्या वाकई मालिनी अपनी सास की प्रॉपर्टी चाहती थी? कौन थी वो लड़की जिसने आइलैंड में आग लगाई थी और क्यों? क्या था उस लड़की का मकसद? कश्मीर में कौन था वो शख्स जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था? इन अनकहे सवालों का जवाब